नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम का अब एक तरीके से समापन हुआ। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया और उसके साथ ही दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो गई। अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब चुनावी नतीजे आएंगे। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत का ट्रेंड क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव में बड़े मुद्दे कौन से रहे, 2018 से 2023 का चुनाव किन मायनों से अलग रहा, इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ में भी हर बार की तरह इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहा। रायपुर में वोटिंग 60% से कम रही। गरियाबंद की घटना को छोड़ दे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। नक्सल प्रभावित गरियाबंद की बिंद्रानवागढ़ में नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के जवान जोगिंदर सिंह शहीद हो गए। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे इलाकों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े दिग्गजों ने वोट डाले। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पिछले चुनावों के मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2003 में 71.30%, 2008 में 70.66%, 2013 में 77.45% और 2018 में 76.88% मतदान हुआ था। मतलब ट्रेंड ये बता रहा है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो सत्ताधारी दल को इसका लाभ मिला है और जब मतदान प्रतिशत घटा तो सत्ताधारी दल को नुकसान हुआ है। 2018 में करीब 2% मतदान कम हुआ था और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। अब नजरें 2023 के वोटिंग परसेंटेज के फाइनल ग्राफ पर रहेंगी, क्योंकि शुक्रवार शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में करीब 69% वोटिंग हुई है, जिसमें अभी और फेरबदल हो सकता है। हालांकि ये आंकड़े दूसरे फेज की 70 सीटों के हैं। इससे पहले फर्स्ट फेज में 7 नवंबर को 20 सीटों पर 70.87% वोटिंग हुई थी। अब नजरें 3 दिसंबर पर रहेंगी, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो वोटिंग ट्रेंड छत्तीसगढ़ का कुछ इस तरह का रहा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी की, और अभय नारायण राय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल अभय नारायण जी आपसे यही कि आज बहुत सारी खबरें आई चुनाव को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी चर्चा है, लेकिन टीएस सिंहदेव का एक बयान फिर से चर्चा में है। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट की भाषा में अपनी बात समझाने की कोशिश की, तो सवाल ये पूछा जाने लगा कि अभी तो रिजल्ट दूर है, उससे पहले मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, इसकी चर्चा ज्यादा है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मतदाता भाइयों बहनों को बधाई दूंगा। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार चुनने का काम लोकतंत्र की इस महापर्व पे मतदान में भाग लेकर किया, और जो रुझान आ रहा है, मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की सरकार बननी तय है, भरोसे की सरकार बननी तय है, क्योंकि हमको भरोसा है कि हमारे 5 साल के कामों पर जनता मुहर लगाएगी। हमको यह भी भरोसा है कि 2023 के लिए जो हमारा जन घोषणा पत्र था, जो हमने वादे किए हैं, उस पर भी जनता भरोसा करेगी, क्योंकि हमने सभी वर्गों के लिए अपनी घोषणाएं की हैं। अभी आपने जो बाबा साहब के बयान की चर्चा की कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा, तो ये हमेशा से हाईकमान तय करता है। हाईकमान पूरा तय करेगा, रिजल्ट आएंगे, विधायक चुनाव से पहले तो अभय नारायण जी ये स्थिति स्पष्ट थी ना कांग्रेस में कम से कम कि भूपेश बघेल ही चेहरा है। आप तो यही बार बार डिबेट के दौरान भी कहते थे कि हमारे पास तो चेहरा है, बीजेपी अपना चेहरा बताए। तो अभी आला कमान क्यों तय करेगा? देखिए, आज भी चेहरा भूपेश बघेल है, कल भी चेहरा भूपेश बघेल थे और कल भी चेहरा भूपेश बघेल रहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार उनको मिला है और कांग्रेस ये मान के चल रही है। लेकिन हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, कोई भी निर्णय होता है तो प्रदेश संगठन और हमारा राष्ट्रीय संगठन तो निर्णय लेता है। राष्ट्रीय संगठन निर्णय लेगा
विधायक दल के नेता चुना जाएगा, पर्यवेक्षक आएंगे कांग्रेस कमेटी से और उनके समक्ष विधायक अपनी राय रखेंगे। जिसको विधायक दल अपना नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव जिसके चेहरे पे लड़े, 5 साल जो मुख्यमंत्री रह के काम किए, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और शैलजा जी ने जो यहाँ आकर अपनी बातें कही, राहुल जी की बात पर भरोसा 18 में भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया था और राहुल जी के बात पर 2023 में भी जनता यहाँ भरोसा करेगी। खड़गे जी लगातार आए, प्रियंका जी लगातार अपनी बातें कही। तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जब चुनाव प्रचार में उनकी हिस्सेदारी रही है, उसी तरह जो निर्णय होते आए पार्टी के, आज तक की परिपाटी रही है कि पार्टी के निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होता है। इसमें बाबूलाल शर्मा जी, चुनाव में जितनी स्पष्टता थी, आज के ये जो बयान है, चाहे टीएस सिंहदेव का हो या फिर मुख्यमंत्री का ये कहना कि आलाकमान तय करेगा। हालांकि अगर लोकतांत्रिक स्थिति की बात की जा रही है तो फिर तो आलाकमान से ज्यादा विधायक दल को ही तय करना है। लेकिन अब अभी से अगर इस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं तो ये संकेत क्या दिख रहे हैं आपको? पहले तो अभी रिजल्ट का इंतजार है, क्या जीत को लेकर कांग्रेस के नेता अभी से बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर अभी से अपनी दावेदारी रखना शुरू कर रहे हैं? ये क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत के प्रति आश्वस्त तो है और इसी आश्वस्तता के कारण जो है उनमें ये बात चल रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चेहरा तो भूपेश बघेल का सामने करके चुनाव लड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा भले घोषित न किया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा दौरे, सबसे ज्यादा सभाएं, सबसे ज्यादा दौड़ धूप जो है भूपेश बघेल ने की है। वो सिर्फ पाटन से बंधे हुए नहीं रहे, लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। अब ये एक प्रक्रिया होती है, जैसे चुनाव हो जाने के बाद में विधायक दल के द्वारा जो चुना जाता है, एक प्रक्रिया है। पहले से ही ये तय होता है कि किसको बनाना है सीएम और क्या स्थिति बनती है। अगर कोई विषम स्थिति पैदा होती है तब हाईकमान जो है उस चीज को महसूस करता है और उसका निर्णय खुद करता है। लेकिन प्रक्रियात्मक तौर से यहाँ से जो है विधायक दल के चयन होता है तो वहां से समन्वयक आता है, वहां एक नेता की नियुक्ति यहाँ होती है जो यहाँ पर सीएम का चुनाव करवाता है और उसमें हाईकमान की पसंद क्या है उसको देखा जाता है, फिर विधायकों की पसंद क्या है उसको देखा जाता है और उसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क न हो तो हाईकमान की जो पसंद रहती है उसको सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। ये स्पष्ट है। ये प्रक्रियात्मक मामला है। मामला इसमें कुछ नहीं कहने को कहते हैं कि भाई हाईकमान तय करता है, लेकिन प्रक्रियात्मक है। वो पहले से तय रहता है किसको बनाना है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के आधार पर उसका नाम तय कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई विषम परिस्थिति पैदा हो गई, कोई दावेदारी ऐसी हो गई जिसमें विषम स्थिति पैदा हो जाए तो इस ऐसे मौकों पे अक्सर देखा गया है कि दो के विवाद में तीसरे का फायदा होता देखा गया है। आपको याद होगा मोतीलाल वोरा जी जो थे, वो दो के झंझट में जो है इनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। आप उसको समझिए। तो वो स्थिति जो है न आए, इसका प्रयास जो है हाईकमान अभी से शुरू करती है और ये हाईकमान भी मान के चल रही कि हम जीत रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी कुछ न कुछ तय किया होगा। ये कहने की बात है कि प्रक्रियात्मक रूप से हाईकमान तय करेगा, वैसे वो पहले से ही तय रहता है कि सीएम किसको बनाना। लेकिन अगर ये स्थितियां फिर से बनती हैं जो कि हम एक बार देख चुके हैं और उसमें पूरे 5 साल निकल गए, अब उसकी क्योंकि गुंजाइश लगती है, आपको डिप्टी सीएम बना दिया गया था टीएस सिंहदेव को, फिर से अगर विवाद वहीं पर आकर खड़ा हो जाएगा तो क्या इस बार टीएस सिंहदेव अगर रिजल्ट मन मुताबिक आ गए कांग्रेस के तो फिर से नरम पड़ेंगे? कैसे, क्या स्थितियां 2018 के मुकाबले 23 में भिन्न हो सकती हैं? क्योंकि यहां पर दिखाने की ये कोशिश है कि बेशक कप्तान कोई भी है लेकिन टीम का परफॉर्मर कौन था, ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं आपको एक इशारा दिया हूं कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। जब चयन होगा तो आप देखेंगे कुछ ऐसा भी चीज आ सकती है। अगर विवाद हुआ तो किसी तीसरे का फायदा होना निश्चित है। वैसे मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हमारे पास बहुत हैं। महंत हैं, सिंहदेव हैं, भूपेश हैं, दीपक बैज हैं और भी लोग अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं और आदिवासी सीट का, आदिवासी मुख्यमंत्री की भी बात उठाई जा सकती है। कई प्रकार की बातें आएंगी सामने, लेकिन उसका जो निर्णय है, अंतिम निर्णय जो है हाईकमान के पास जो नाम मौजूद रहता है, जो सोच रहती है। चलिए, बड़ा दिलचस्प है तीसरे की बात। हालांकि अभी तो हमें रिजल्ट का इंतजार करना है
और लक्ष्मी वर्मा जी, आपकी तरफ से वहां तो मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा ये तय हो रहा है। आप आज का वोटर टर्नआउट होने के बाद, जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी क्योंकि फाइनल रिजल्ट डेटा नहीं है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि पिछली बार के मुकाबले शायद थोड़ा सा घटे, तो ये किस तरफ जा सकता है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में आने की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है 2018 में जब बनी और इन्होंने जनता के बीच में जो वादे किए और उन वादों के बीच में ये जनता के बीच में काम करना जब शुरू किया, तब जनता को पता लगा कि इन्होंने तो घोषणा पत्र के बजाय ठग पत्र बनाया था और उस ठग पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल ठगने का ही काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किया है। इन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनसे पूरी तरह ठगा है, क्योंकि देखिए आप चारों तरफ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करने का काम चलिए, आपको लगता है कि उधर ये जो पूरा मतदान है ये बदलाव के लिए हुआ, तो मैंने तो सवाल ये पूछा कि आपके यहाँ मैन ऑफ द मैच फिर कौन बन रहा है? बदलाव के लिए हुआ है। वहां तो दावेदारी शुरू हो गई है। ये बिल्कुल सपना देखने में किसी की कोई मनाही नहीं है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है और सपना देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 3 दिसंबर ज्यादा दिन नहीं है और उस दिन जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आज आम जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले बार बहनों से शराबबंदी के नाम पे वोट लिया, लेकिन शराबबंदी तो किया नहीं, तो ये किस मुंह से बहनों से और वोट मांगेंगे? विधवा बहनों को पेंशन देने की बात की थी, लेकिन पेंशन तो दिया नहीं उनको। एक तरफ ये 22,000 जो बहनें हैं रेडी टू ईट योजना के माध्यम से जो अपना कार्य कर रही थी, उनको कार्य से बाहर करके एक कंपनी को काम कर दिया, तो काम दे दिया। तो इस तरह कांग्रेस की सरकार ने आपको 15,000 एक बात पूछना चाहता हूं अभय नारायण जी, अभी अगर ये फाइनल डेटा, क्योंकि पिछली बार का ट्रेंड तो यही था कि एक मिनिमल डाउनफॉल था वोटर टर्नआउट में और आपकी एक लहर आ गई, इस बार भी अगर ये डाउनफॉल होता है तो कहीं कोई खतरा महसूस तो नहीं कर रहे? किसी प्रकार का कोई खतरा इस सरकार को इसलिए नहीं है कि छत्तीसगढ़ के मतदाता, छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार के साथ थी। हमारा नारा था भरोसे की सरकार, फिर एक बार भरोसा बरकरार। तो ये 5 साल में जो हमने काम किए, किसान के लिए किए, स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए किए, विद्यार्थियों के लिए किए, नौजवानों के लिए किए। अभी लक्ष्मी बहन जितनी बातें कह रही थी वो चुनाव के पहले तक आरोप था, ठीक था। अब तो चुनाव हो चुका है, अब तो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो लक्ष्मी बहन अब तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी कि 4.5 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। आखिरी के 6 महीने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह डंडा लेकर, कोड़ा लेकर यहाँ आए, झूठ बोलने की मशीन लेकर आए, ईडी और आईटी लेकर आए, तब तो आप ले दे के आप चर्चा में शामिल हो। सीट की तो बात छोड़िए, बीजेपी चर्चा में आई क्योंकि आपने सारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया। जिस चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल के चेहरे पे, उस चेहरे को आप लोग बदनाम करने के लिए क्या क्या आप करने नहीं अपनाए? नरेंद्र मोदी और अमित शाह आके कर रहे थे। नहीं, ये केंद्रीय नेता जो आए, प्रधानमंत्री आए, और केवल चर्चा में 14 सीट की 15 सीट नहीं होने वाली है। संस्थाओं का दुरुपयोग करना, तो आपको तो विश्वास होगा नहीं। 14 से 15 नहीं होने वाले हैं। देखिए, जो स्थितियां 15 साल के जो चेहरे जिनसे लोगों की नाराजगी थी, जिस रमन सिंह, अमर अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, प्रकाश पांडे, लता उसेंडी, केदार कश्यप, जिन चेहरों से लोगों की नाराजगी थी, जिन चेहरों के कारण लोगों ने आपको खारिज किया था, आप पूरे उन्हीं चेहरों को लेके आए, धो मार्च के ले आए। तो पीतल धोने से सोना नहीं बनता। आप धो मार्च के लाए और पब्लिक को नाराजगी बढ़ गई कि हमने इनको नकारा था, उन नकारा चेहरों को फिर लेके आ गई। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, चलिए ये तो अभी इलेक्शन के बाद चुनाव आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी देखिए फाइनल डेटा तो आएगा, लेकिन 5 बजे तक
का जो डेटा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया उसमें करीब करीब 7% का डिफरेंस अभी दिख रहा है। हो सकता है ये बाद में कम हो जाए, लेकिन अगर ये 1-2% भी कम होता है, इससे कोई असर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का कोई ट्रेंड छत्तीसगढ़ में? पिछली बार का तो हमारे पास उदाहरण है कि वोट परसेंटेज घटा तो कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा गया। देखिए, मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूं जो मैं लंबे समय से जो विधानसभा के चुनाव में देखता आ रहा हूं कि 12 बजे तक अगर वोट का प्रतिशत बहुत तेज होता है तो वो सरकार बदलने के लिए होता है, और 12 बजे के बाद जब फ्लो आता है तो वो सरकार के पक्ष में आता है, उसमें फायदा होता है सरकार को। तो आज का जो ट्रेंड मैंने देखा, 6% जो है वो 9 बजे तक के था और 1 बजे तक 10 से 11 या 12% तक पहुंचा, तो वो बहुत स्लो था। तो ये दर्शाता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तो ये फर्स्ट फेज में जो है 12 बजे तक के बहुत तेज मतदान होता है, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आती हैं, तो वो चीजें नहीं देखने को आई है। और उसके बाद जो है वो ट्रेंड बढ़ा है, और मैं जो पिछले चुनाव से लगभग जो है इस बार भी उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। अभी तो टेंटेटिव आया है, टोटल अभी शाम रात को जो है कुछ खास 1-2% का फर्क पड़ता है, वो भी हो जाएगा। तो उसमें लगता है कि परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ कम हुआ है, ये मानना पड़ेगा आपको। कुछ कम होने पर जो है मात्र 0.6% फर्क पड़ने पर 2013 में जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई थी। मात्र 0.76% का फर्क था, सीटें भी बहुत हो गई थी, तो वो परसेंटेज के फर्क में तो बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है। लेकिन जो ट्रेंड बताया मैंने 12 बजे तक के चुनाव में अगर बदलना होता है सरकार को तो बहुत तेज गति से जो है, ये 2013 में हमने देखा है, 2018 में हमने देखा कि 12 बजे तक जो है मतदान बहुत तेज हुआ था और उसके बाद जो है वो सामान्य रूप से हुआ था, तो उसमें सरकार बदल गई थी। तो ये और भी पहले भी हमने इस बात को देखा है, तो इसको मध्य प्रदेश के दौरान भी हमने देखा है। तो ये स्थिति अभी नहीं दिखी है, लेकिन ये भी सत्य है कि योजनाओं का मुद्दा जो है वो गर्म था। दोनों ने लगभग एक जैसी योजनाएं दी हैं। एक कर्जा माफ का प्लस पॉइंट जो है, एक ब्रह्मास्त्र जो है कांग्रेस ने छोड़ा है। बाकी जो है पहले ही जो है घोषणाओं में, मंच की घोषणाओं में कांग्रेस ने जो बातें कही थी वो सारी बातें जो है भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल की, जो मोदी की गारंटी के रूप में आई, एक व्यक्ति की गारंटी के रूप में आई, पार्टी की गारंटी के रूप में नहीं आई। और इन्होंने पार्टी की गारंटी के रूप में जो है अपनी घोषणाएं की हैं। लेकिन 19-20 की कोशिश की है। उन्होंने कहा हम 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, इन्होंने कहा 32 में हम 20 खरीदेंगे। 1100 रुपए का फर्क है। जनता विश्वास को देखेगी, यहाँ पर विश्वास का मतदान होगा कि किस पर हम विश्वास करें। लगभग योजनाएं एक जैसी हैं, हम कांग्रेस पर विश्वास करें या भारतीय जनता पार्टी की योजना पर, मोदी जी के ऊपर विश्वास करें। तो ये उहापोह की स्थिति मतदाता के बीच है और वो उसमें मीमांसा करके जो है मतदान आज। लेकिन एक और बात बताइए बाबूलाल जी कि ये जो शहर हैं, चाहे रायपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, बिलासपुर की बात करें, यहाँ अभी भी बनस्पत जो सेंसिटिव इलाके, हम देखिए पहले चरण को जिसमें सेंसिटिव कह रहे थे वहां 80% से थोड़ा सा कम मतदान रह गया, लेकिन यहां अभी भी 58%, 63%, 61%। छत्तीसगढ़ में भी वो जो शहरी वोटर है उसका कम बाहर निकलना, ये क्या दर्शाता है? शहरी वोटर तो आलस्य के कारण नहीं निकल रहे हैं। मैंने महसूस किया है आज कि कई लोगों के तो लाइन इतनी लंबी देख करके लौट गए। मैं था एक दो मतदान केंद्र के पास में, तो बहुत लंबी लाइन देखा, बाहर से ही लौट गए। अरे इतने लंबी लाइन में हम क्या लगेंगे करके। तो ये ऐसी आलस्य भी रहती है लोगों को, एक खड़े माने एक संतोष नहीं होता मन में कि हम यहाँ लाइन में खड़े होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिसकी वजह से काफी लोग वोट नहीं देते हैं, और कुछ लोग जो है घर से निकलते ही नहीं है कि क्या करेंगे वोट दे करके। और ये स्थिति जो है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में नोटा एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। 2 लाख से ऊपर पिछली बार नोटा के वोट थे, और एक मतदान केंद्र माने 20 सीट जो पहले चरण में हुए थे चुनाव, उसमें से 7 सीटों में नोटा तीसरे नंबर पर था, और एक सीट तो ऐसी थी कि जीत हार का जो अंतर था दंतेवाड़ा में, उससे ज्यादा नोटा के मत थे। मतलब वो निर्णायक भूमिका में था नोटा के। ये एक बहुत बड़ा ये संकट है, और वही स्थिति जो है, क्या करेंगे वोट देने जा करके, और गए भी तो नोटा में लगा के आ गए। तो इस स्थिति से जो है
ये छत्तीसगढ़ गुजर रहा है और निश्चित रूप से जो है परसेंटेज लगभग इसमें समान तो हो जाएगा। ऐसा अगर मुझे इसमें लगता है। देखें बाबूलाल जी, अगर ये ट्रेंड है, बेशक अभी उतना ज्यादा नहीं है, इसका मतलब तो क्या है कि तीसरी पार्टी की संभावना है, कोई अगर बेहतर विकल्प मिले जनता को तो यहां पर छत्तीसगढ़ में स्कोप है उसका। बिल्कुल है, लेकिन वैसी पार्टी कोई खड़ी नहीं हो रही है। बसपा ने जोर लगाया, 2 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक इलाका है 10 सीटों का जिस पर उनका प्रभाव है। जोगी जी ने जोर लगाया, उनका भी एक इलाके में ही प्रभाव है, कुछ जातियों पर ही प्रभाव है, प्रदेश स्तरीय प्रभाव नहीं बन पाया। जोगी जी जीवित थे जहां तक तो आशाएं थी कि थर्ड पार्टी के रूप में ये खड़ी हो सकती है, कोशिश की कर सकती है। आप में भी जो है वो बात नहीं दिखी है, जो उनका इंट्रेंस जो हुआ है उतनी ताकत उनकी नहीं दिखाई दी है। लेकिन तीसरी शक्ति की जरूरत इस प्रदेश ने बहुत लंबे समय से महसूस की है, वो शक्ति इनको मिल नहीं रही है। इसी कारण जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में निर्णय करती है, जनता तो दो ही के बीच में कर सकती है, तीसरा कोई विकल्प उनके सामने है नहीं। तो ये पंजाब में, दिल्ली में हम देख चुके हैं। बहरहाल अभी तो शायद बदलाव नहीं होगा, लेकिन इन पार्टियों को जो भी आए सत्ता में उसको परफॉर्म करना होगा। छत्तीसगढ़ की जनता का कुछ सीटों पर मिजाज ये कह रहा है कि यहां तीसरा ऑप्शन देखा जा रहा है और वो अगर बेहतर कोई दिखता है तो उस तरफ जनता जा सकती है। तो अभी तो हम यही उम्मीद करेंगे कि 3 तारीख को जिसके पक्ष में भी परिणाम आए वो अच्छे से परफॉर्म करे और जनता में एक विश्वास जगाए, जिससे जो ये शहरी वोटर है जो आज भी थोड़ा उदासीन दिखा वो बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस